हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने महादेशजनक भू संचलन और पर्वत निर्माणकारी भू संचलन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा मैं उसको फिर से ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ उसका, फिर उसके बाद हम आगे की क्लास शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो महादेशजनक भू संचलन होता है उसमें जो बल की दिशा होती है वो कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। ऊर्ध्वाधर का यानी का मतलब होता है बेसिकली टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वाधर है। और महादेशजनक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एपिरोजेनिक बोलते हैं, जो कि एक ग्रीक शब्द एपिरोस जिसका अर्थ होता है कॉन्टिनेंट या महाद्वीप, और एक होता है जेनेसिस, मतलब कि क्या होता है, उत्पत्ति। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति। इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार का भू संचलन है जिससे कि महाद्वीपों या महाद्वीपीय भागों की उत्पत्ति होती है। इस बात को याद रखिएगा, महाद्वीपीय भागों की उत्पत्ति किससे होती है, महादेशजनक भू संचलन से होती है। इस भू संचलन में ऊपरी मुखी और अधोमुखी भू संचलन होता है। महाद्वीपों पर उत्थान एवं अवतलन, जबकि तटीय एवं महासागरीय भागों में निर्गमन या निमज्जन के रूप में जाना जाता है। मैंने कल की क्लास में उत्थान, अवतलन, निर्गमन और निमज्जन को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। तो अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे देखिए, संपूर्ण विश्व में इनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए, फर्स्ट है उत्थान या ऊपरी मुखी भू संचलन, फिर है अधोमुखी भू संचलन। उत्थान या ऊपरी मुखी में क्या है, एग्जाम्पल में कि स्वीडन का दक्षिणी पूर्वी भाग अपने निकटवर्ती क्षेत्रों से क्या है, लगभग 1 से लेकर 1.5 मीटर तक ऊपर उठ गया है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ऊपरी मुखी भू संचलन। यानी इस प्रकार का भू संचलन जिससे कि जो पृथ्वी की सतह का भाग है वो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाए। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कि महासागरों जैसे प्रशांत एवं हिंद में प्रवाल भित्तियां एवं प्रवाल द्वीप, ये सभी उत्थान या ऊपरी मुखी भू संचलन का एग्जाम्पल है। फिर देखिए लिखा है, भारत में काठियावाड़ गुजरात के तटीय प्रदेश में, तिरुवेल्ली तमिलनाडु प्रदेश में थे। फिर उसके बाद लिखा है ये ऊपरी मुखी भू संरचना के उदाहरण हैं। फिर आगे देखिए अधोमुखी। अधोमुखी का मतलब क्या होता है, ऊपरी मुखी का मतलब ऊपर की ओर, अधोमुखी का मतलब नीचे की ओर। देखिए लिखा है, समुद्र तट के नीचे कोयले का जो भंडार है तथा भारत के पुदुचेरी के निकट पीट और लिग्नाइट कोयले का भंडार अधोमुखी भू संचलन का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, जलमग्न वन। जलमग्न वन यानी वैसा वन क्षेत्र जहाँ पर क्या है, जो पूरा का पूरा वन है वो जलमग्न हो गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जलमग्न वन जैसे कि अरब सागर में जहाँ 6 फीट तक की वनस्पतियाँ पाई जाती है, वहाँ पर क्या होता है जनरली, वो बेसिकली अरब सागर जो है वो क्या है, सागर है। यानी कि बोल सकते हैं कि 6-6 फीट की वनस्पतियाँ जो हैं वो पानी के अंदर क्या हो गई हैं, जलमग्न हो गई हैं। फिर देखिए लिखा है, वर्ष 1819 में भूकंप के परिणाम स्वरूप कच्छ के रण का एक हिस्सा क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था। ये अधोमुखी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखिए लिखा है, अंडमान और निकोबार के बीच की जो भूमि है उसके साथ साथ अराकान तट एवं अंडमान के मध्य का क्षेत्र भी अंतर्जात अधोमुखी भू संचलन के कारण नीचे चला गया है। फिर आगे देखिए, गोदावरी के मुहाने के पास कोरिंगा कावेरी डेल्टा में कावेरी पट्टनम के तट पर ऊपरी मुखी भू संचलन के प्रमाण मिलते हैं। वर्तमान से लगभग 1000 से 2000 वर्ष पहले यहाँ समृद्ध बंदरगाह थे। लिखा है, कुछ मील विस्तार वाले स्थल के रूप में भी पाए जाते हैं। आगे देखिए लिखा है, पर्वत निर्माणकारी भू संचलन। मैंने बताया इसमें बल की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, क्षैतिज होती है। ये पर्वत का निर्माण करती है। मान लीजिए इधर एक कॉन्टिनेंट है, इधर एक कॉन्टिनेंट है, अगर दोनों क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही स्लो गति से होगा और ये क्षैतिज दिशा में लग रहा है, ये तो हमारी क्षैतिज दिशा में है। अब ये क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पर पर्वत बनते जाएगा, पर्वत बनते जाएगा। क्यों, इन दोनों जो है कॉन्टिनेंट वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओरोजेनी बोलते हैं ना इसे, पर्वत निर्माणकारी भू संचलन को
ये दो शब्दों से मिलकर बना है ओरोस और जेनेसिस। ओरोस का मतलब होता है माउंटेन और जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। देखिए ओरोजेनी जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है संपीड़ात्मक भूसंचलन और दूसरा होता है तनाव मूलक भूसंचलन। आगे देखिए संपीड़ात्मक भूसंचलन क्या होता है। देखिए संपीड़ात्मक का मतलब होता है जिस तरीके से मैंने समझाया, ये दो बल हैं, ठीक है। मान लीजिए ये दो भूमि हैं, वो क्या हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ ही मतलब आते जा रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, फिर क्या होगा निर्माण होगा पर्वत का। तो इसे बोल सकते हैं दबाव मूलक या फिर संपीड़ात्मक बल। देखिए इसमें दो तरीके का जो हो सकता है वलन हो सकता है। एक ऊपर उठा हुआ भाग जिसे आप उपनति यानी एंटीक्लाइन बोलते हैं, एक होता है नीचे धंसा हुआ भाग या घाटी जिसे आप सिंक्लाइन बोलते हैं। जैसे कि मैंने ये एक बार ऐसे करके फिगर भी बनाया हुआ है। तो बेसिकली मैंने बताया ये ऊपर उठा हुआ भाग एंटीक्लाइन और नीचे वाला जो भाग है वो सिंक्लाइन कहलाता है। अब आगे देखिए यहाँ पर एक ड्राइंग बना हुआ होगा जिसमें बहुत से एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन है, तो इसे आप बोलते हैं एंटीक्लाइनोरियम। क्या बोलते हैं एंटीक्लाइनोरियम। देखिए लिखा है कि जब एक वृहद एंटीक्लाइन में कई छोटे छोटे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन हो तो उसे बोलते हैं एंटीक्लाइनोरियम। क्या बोलते हैं एंटीक्लाइनोरियम। एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा एंटीक्लाइनोरियम। देखिए यहाँ पर एक ड्राइंग है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एंटीक्लाइन मतलब उठा हुआ भाग, सिंक्लाइन यानी कि जो धंसा हुआ भाग है वो। और एक ही एंटीक्लाइन में बहुत से एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन दिखाई दे रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ये क्या है एंटीक्लाइनोरियम है। आई होप कि आपको जो है वो क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए तनाव मूलक भूसंचलन। तनाव मूलक भूसंचलन क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है। तनाव मूलक भूसंचलन के द्वारा क्या होता है अपभ्रंश घाटी बनते हैं। आप लोगों को पता है कि अफ्रीका में यहाँ पर अपभ्रंश घाटी है और यहाँ पर रेड सी के पास भी अपभ्रंश घाटी है। अपभ्रंश घाटी में बेसिकली दो बल जो है वो एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है दरार या भ्रंश उत्पन्न हो जाता है। इसे बोलते हैं तनाव मूलक भूसंचलन। देखिए यहाँ लिखा भी है कि पर्वत निर्माणी भूसंचलन का जो संबंध है, ठीक है, पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन का जो संबंध है वो मंद गति का वह संचलन होता है जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, साथ ही साथ भ्रंश घाटियों का भी निर्माण होता है। पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन में जो बल की दिशा होती है वो किस ओर होती है क्षैतिज की ओर होती है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार इसे संपीड़नात्मक या फिर तनाव मूलक भूसंचलन के प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए आगे क्या लिखा है। संपीड़नात्मक भूसंचलन में निर्धारित दिशाओं से वृहद चट्टानों या फिर स्थल मंडलीय खंड एक दूसरे की ओर आते हैं, जहां इनके मध्य दबाव मूलक या फिर संपीड़क बल के कारण पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। इस प्रकार इसके द्वारा वलन एवं संवलन का निर्माण होता है, जैसे कि यूरेशियन एवं भारतीय स्थल मंडलीय खंडों के मध्य क्या है संपीड़नात्मक बल के परिणाम स्वरूप ही इसके मध्य स्थित तेथित सागर जो था वो भूसन्नति के अवसादों के संकुचन एवं उत्थान से वलित अथवा मोड़दार पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ, जिसमें कि वलन अर्थात मोड़ एवं संवलन पाया जाता है। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पर साफ साफ ये बता रहा है कि संपीड़नात्मक बल किस प्रकार से लगा हुआ है, उसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखिए आप लोगों को पता है, यहाँ से एग्जाम्पल शुरू है। आप लोगों को पता है कि जो हमारा भारतीय महाद्वीप है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा भारतीय महाद्वीप है, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, क्या नोटिस करना है कि पहले जो था यहाँ पर जहाँ हिमालय है वहाँ ये तैथिस सागर बाद में बना, पहले यहाँ पर क्या था यूरेशियन महाद्वीप था। ये यूरेशियन महाद्वीप है और ये भारतीय महाद्वीप है। अब इन दोनों के खंड जो है वो आपस में क्या होने लगे संपीड़नात्मक बल के परिणाम स्वरूप इनके मध्य स्थित तेथिस सागर जो है वो अवसादों के संकुचन एवं उत्थान से क्या होने लगा, दोनों ने बल लगाया, जिसकी वजह से क्या हो गया यहाँ पर फोल्ड माउंटेन बन गया जो कि हिमालय है। जैसे मान लीजिए ये वाला भूमि है, ये वाला भूमि है, यहाँ बीच में तेथिस सागर है, लेकिन इतना बल इन दोनों ने लगाया कि तेथिस सागर जो हो गया, क्या हो गया, वो तेथिस सागर उसका संकुचन हो गया और यहाँ पर जो है वो पर्वत का निर्माण हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए लिखा है वलन के या वलन यानी मोड़, वलन यानी मोड़, वलन के ऊपर उठे भाग को सिंक्लाइन और
सॉरी, ऊपर उठे भाग को अपनति यानी कि एंटीक्लाइन और नीचे धंसे भाग को क्या बोलते हैं? सिंक्लाइन यानी अभिनति। याद रखिएगा, अपनति ऊपर की ओर और ये जो अभिनति है वो नीचे की ओर। फिर देखिए लिखा है, एक वृहद अपनति में कई छोटे छोटे अपनतियां एवं अभिनतियां होने पर इसे समापनति यानी कि एंटीक्लाइनोरियम कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसी प्रकार से जैसे एक अभिनति है, मान लीजिए ये अभिनति है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे क्या होते हैं? एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंक्लाइनोरियम। आपको इतना समझ में आ रहा है? आगे देखिए, पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन के तनाव मूलक भूसंचलन में जब चट्टानी खंड एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करते हैं तो इनके मध्य चटकन, दरार या भ्रंश का निर्माण होता है। मैंने ये बात पढ़ाया है। जैसे कि अफ्रीका एवं अरब प्रायद्वीप वाले जो पटल हैं वो आपस में जुड़े थे, लेकिन जहाँ पर तनाव मूलक भूसंचलन के परिणाम स्वरूप क्या होने लगा? इनके मध्य लाल सागर अस्तित्व में आ गया। इसी प्रकार अफ्रीका में बेसिकली महान घाटी का निर्माण हुआ, जिसे भ्रंश घाटी बोलते हैं। ये सभी किस वजह से हुआ था? ऑब्वियस सी बात है, संपीड़नात्मक बल या फिर तनाव मूलक बल के कारण हुआ था। अब आगे देखिए, सिद्धांतों के अनुसार भविष्य में ये भाग भी टूटकर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इस प्रकार अंतर्जात मंद गति भूसंचलन के परिणाम स्वरूप उत्थान, अवतलन, वलन एवं भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। फिर देखिए, बहिर्जात भूसंचलन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका परिचय जानेंगे, उत्पत्ति के कारण, इसके प्रकार और इसके प्रभाव। तो सबसे पहले हम लोग इसका उत्पत्ति के कारण जानते हैं। परिचय तो हम लोगों ने बहुत जान लिया। बहिर्जात भूसंचलन यानी पृथ्वी के जो बाहरी हिस्से में होने वाली हलचल है उसके द्वारा जो भूसंचलन होता है पृथ्वी पर, उसे बोलते हैं बहिर्जात भूसंचलन। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, उत्पत्ति के कारण देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले भौतिक कारण में होता है तापमान, पवन एवं जल शक्ति क्रिया, तरंग प्रवाह इत्यादि जो है वो उत्पत्ति के कारण है बहिर्जात भूसंचलन के। रासायनिक क्रिया में आप देखेंगे ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, विलयन। जैविक क्रियाओं में तो आप लोगों को पता है कि वनस्पतियों, जीव जंतुओं, मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप भी कुछ परिवर्तन होते हैं पृथ्वी के बाहरी हिस्से में, उससे भी क्या होता है? भूसंचलन होता है। लेकिन अभी हम लोग रासायनिक क्रिया को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीकरण लिखा है। ऑक्सीकरण किस प्रकार से? तो चट्टानों में उपस्थित खनिज जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, फिर से इसको रिपीट कीजिए, चट्टानों में उपस्थित खनिज जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तब क्या होती है? ऑक्सीकरण की घटना होती है। जैसे लोहा है, लोहे के साथ ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है? जंग लग जाता है, लोहे का क्षरण होने लगता है। उसी प्रकार कार्बोनेटीकरण क्या होता है? जब शुद्ध जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो वो क्या बना लेता है? कार्बनिक एसिड बना लेता है। जैसे देख लीजिए, चूना पत्थर जैसी चट्टानें तीव्रता से क्या होती है? घुलती है। फिर देखिए, विलयन की क्रिया, जब जल में घुलनशील खनिज लवण जल में घुल जाते हैं, चट्टानों के कमजोर होने पर विखंडन प्रारंभ हो जाता है। आगे देखिए, जलयोजन चट्टानों में उपस्थित खनिज लवणों के द्वारा नमी का अवशोषण करता है। देखिए लिखा है, अवशोषित करने वाले चट्टानों के आयतन में वृद्धि और साथ ही उनका जो संगठन है वो कमजोर होकर टूटता है। आगे देखिए, प्रकार या वर्गीकरण। तो एक होता है अनाच्छादन और एक होता है सम्मिलित प्रभाव। देखिए, अनाच्छादन क्या होता है? एक होता है अपक्षय, एक होता है अपर्दन। एक होता है वीदरिंग जो कि बेसिकली स्टैटिक क्रिया है, और एक होता है अपर्दन यानी इरोजन। ये बेसिकली किस तरीके की क्रिया है? गतिशील क्रिया है, यानी बोल सकता है डायनेमिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए एक चट्टान है, वो क्या हुई? किसी भी बाहरी प्रभाव से टूट गई तो वो तो यहीं पर है, वो तो यहीं पर है। जब तक बारिश ना हो और इसे बहाकर ना ले जाए ये टूटे हुए जो कण थे, तब तक तो ये क्या है? स्टैटिक है। लेकिन जो अपर्दन है, अपर्दन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये अनाच्छादन हुआ, अब बहुत जोर की बारिश आई, अब ये अनाच्छादन हुए कण को क्या कर रही है? बहा कर ले जा रही है, यानी इसमें क्या हो रहा है? अपर्दन में ट्रांसफर हो रहा है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि परिवहन हो रहा है। अब आगे देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि अनाच्छादन जो है वहाँ पर परिवहन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर जो अपर्दन होता है उसमें परिवहन उपस्थित होता है। आगे देखिए, सम्मिलित प्रभाव में है परिवहन, निक्षेपण
और वृहद क्षरण, देखिए परिवहन यानी अवसादों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना, निक्षेपण या अवसादों का जमाव, फिर है वृहद क्षरण। वृहद क्षरण मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही जो वृहद चट्टान होते हैं उनके टुकड़े अगर टूट जाते हैं और गुरुत्व के प्रभावाधीन सतह की ओर उनका स्थानांतरण होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये पहाड़ है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े चट्टान ऐसे टूटते हैं और फिर उनका स्लाइड होता है, ठीक है, जिसे आप बोल सकते हैं लैंडस्लाइड। देखिए तो यहाँ साफ साफ प्रभाव अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि अंतर्जात भूसंचलन के द्वारा क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और बहिर्जात भूसंचलन के द्वारा। अंतर्जात भूसंचलन जब होता है, चूंकि ये क्या होती है, ये अंतर्जात बहिर्संचलन धीमी प्रक्रिया है, ठीक है, इसके वजह से उत्थान होता है, अवतलन होता है, वलन, समवलन, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। फिर बहिर्जात भूसंचलन, इसमें अनच्छादन, अपक्षय, अपर्दन इत्यादि होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ लिखा, पृथ्वी के धरातल अथवा सतह पर उत्पन्न भूसंचलन का जो संबंध है वो बहिर्जात भूसंचलन से भी होता है, जिसके लिए भौतिक, रासायनिक, जैविक कारक उत्तरदायी होते हैं। बहिर्जात भूसंचलन का संबंध अनाच्छादन प्रक्रिया से होता है, जिसमें अपक्षय और अपर्दन को सम्मिलित किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को सिनॉप्सिस में बता दिया है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका क्या प्रभाव है, इसको भी एक बार थरोली रीड कर लेते हैं। देखिए, अंतर्जात भूसंचलन के परिणाम स्वरूप उत्थान एवं अवतलन के कारण धरातल पर विषमता मूलक प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। वहीं बहिर्जात भूसंचलन के अनाच्छादन प्रक्रिया के कारण जो उत्थित भूभाग होता है, उत्थित यानी कि ऊपर हुआ जो भूभाग होता है, वह पुनः संप्राय मैदान के रूप में रूपांतरित हो पाता है। इस प्रकार यह समता मूलक प्रभाव उत्पन्न करता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि ध्यातव्य है, यानी हमें पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में हिमालय का जो निर्माण है वो संपीड़नात्मक भूसंचलन के द्वारा हुआ है। इसको मैंने एग्जाम्पल से बताया भी है। परिणाम है जहाँ की नदियों में सिंधु नदी तंत्र के द्वारा अनाच्छादन के परिणाम स्वरूप निर्मित अवसादों के जमाव के कारण क्या होता है, नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। ये सारे जो इम्पैक्ट है वो आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको आज का क्लास जो है वो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।